अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि क्विज़ेस से लिए गए हैं। इस दफ़ा के जो 3 क्विज़ हुए थे, पास्ट पेपर और बाकी जो फाइल्स हैं, उन सब में से मिला के जो है ये कंप्लीट फ़ाइल बनाई गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। इसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको किसी और फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसको करते हैं तो इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ के ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन है सारे और इसको बाकायदा वेरीफाइड किया हुआ है। तो डायरेक्टली आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं किए हुए, प्रॉपरली रिसर्च करके आंसर को करेक्ट करके लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आप बेफिक्र होकर पेपर में जाएंगे तो ये आप ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो करेक्ट होंगे। तो आपने इस बात से बेफिक्र होकर इस फाइल से प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है वो है पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये मोस्ट रिपीटेड है, तो ये आपने याद कर लेना है कि पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज़ लोकेटेड। कहाँ पे लोकेट करता है? एट द सेंटर। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद स्लोप वाले एमसीक्यूज़ है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है उसके अंदर द ग्राफ एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ग्राफ जो है वो किससे आइडेंटिफाई किया जाएगा? एवरेज एसिलरेशन से। और ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि एसिलरेशन आपने डायरेक्ट माइंड में ये याद नहीं रखना कि एवरेज एसिलरेशन हो सकती है। हो सकता है कि पेपर में आपके एवरेज के साथ जो है इंस्टेंटेनियस होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। तो आपने प्रॉपर नाम याद करना है, सिर्फ एसिलरेशन माइंड में नहीं रखना। एवरेज एसिलरेशन कंप्लीट आपने इसको एसी के साथ रट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है पॉइंट वेयर फोर्स कॉजेज सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। तो वो कौन सी होगी, कहाँ पे होगी? वो सेंटर ऑफ मास पे होगी, जहाँ पे फोर्स जो है सिस्टम को कॉज करती है विदाउट रोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है पर सेकंड रेफर्स टू द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कौन सी है? एंगुलर है, लीनियर है? ये भी आपने एज इट इज़ प्रॉपरली याद करने की एंगुलर वेलोसिटी होती है पर सेकंड को रेफर करने वाली। इफ़ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग, अगर सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? देन द सिस्टम मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। When a body moves in a circle, the angle between its linear velocity and angular velocity is 90 डिग्री। तो एंगल किसके दरमियान है? लीनियर और एंगुलर के दरमियान। और कब है? जब बॉडी मूव कर रही है सर्कल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने इसको प्रॉपरली देख के याद कर लेना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ। स्विमिंग क्यों पॉसिबल है, किस वजह से पॉसिबल है, कौन सी लॉ है? वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा हमारे पास? वर्क पॉजिटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड। अब याद रखें, प्रोडक्ट वाले हो गए, ग्राफ वाले हो गए, एंगल वाले हो गए। इस टाइप के एमसीक्यूज जो हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो इनको आपने प्रॉपरली देख कर याद कर लेना है। अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंटम और इम्पल्स जहाँ पे भी आ जाए, इन दोनों में से एक आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ सन एंड द प्लेनेट मार्स इज। तो अब ये क्लोजर टू द सन है, अर्थ है, मून है, क्या है, आपने वो देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने सन लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसका आंसर अर्थ लग रहा है कि अर्थ होगा। तो इस वाले एमसीक्यूज को सिर्फ और सिर्फ आपने कंफर्म कर लेना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, क्लोजर टू द सन है या क्लोजर टू द अर्थ है। मुझे लगता है कि अर्थ होगा, लेकिन आपने इसको प्रॉपर रिसर्च कर लेना है। इसको आपने डायरेक्ट यहाँ से इस वाले एमसीक्यूज को सिर्फ याद नहीं करना, बाकी आप जो है वो करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, सिर्फ इसको आपने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है एड टू वेक्टर ऑफ लेंथ 4m एंड 5m। तो 4 मीटर और 5 मीटर की लेंथ है, दो वेक्टर को हमने ऐड कर दिया, बट देयर ओरिएंटेशन जो है उनकी हमें पता नहीं है। द लेंथ आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी बिटवीन 9m एंड 1m। ये तो सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, वेक्टर से आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है द एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगेन इस टाइप के न्यूमेरिकल आ गए, सॉरी एमसीक्यू आ गए। द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सिर्फ एक्सीलरेशन नहीं याद रखना, उसके साथ कंप्लीट याद रखना है, क्योंकि ऊपर हम एवरेज एक्सीलरेशन भी देख चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपने इसको मिक्स कर देना है। तो इसको प्रॉपरली याद रखना है कि द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगी? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगी। अगेन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? जो कि किसी खास डायरेक्शन में होती है और उसके मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आप याद रख लें, स्केलर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट है, किसी खास डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड होगा।
वेलोसिटी भी किसी खास डायरेक्शन में होती है, फोर्स भी हम किसी खास डायरेक्शन में ही लगाते हैं, और एरिया भी इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज ये हमारे पास लिखी हुई है, आपने ये याद रख लेनी है, और स्केलर को ज़रूरत नहीं है, आपने वेक्टर को याद रखेंगे तो स्केलर आप इजीली पहचान पाएंगे। वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, वो कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एरिया। और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मेंशन किया हुआ, तो डिस्टेंस याद रहे वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होगा हमारा पहला पेज। अब दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पेज में हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है फोर्स एंड मैग्नीट्यूड। सॉरी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आर कोल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी जो है डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, तो वो कौन से कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं या स्केलर? वेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी खास डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी है। तो फोर्स एंड वेलोसिटी आएगा इसी जगह में, हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड आर स्ट्रेच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करें या खींचे, जो भी करें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नेक्स्ट आ रहा है कि व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल। अगर मोमेंटम बॉडी की डबल हो जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी उसकी इनिशियल एनर्जी की। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज इंक्रीज्ड। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं हम वो इंक्रीज हो जाए तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको आप देख लें, इसका आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन ये ग्राफ वाले आ रहे हैं बार बार, तो इसको आपने एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, इसको प्रॉपर्ली आपने देख के करेक्ट याद करके लिख देना है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी विल बी 0। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1 रेवोल्यूशन इज सेम एज 2 पाई रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। कहाँ पे 0 होगा? एट अ पॉइंट वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कब 0 होगी? किस पॉइंट पे? जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी। अब इंस्टेंटेनियस की जगह कोई और ऑप्शन होगा, लीनियर होगा, एंगुलर होगा, तो ये बता रहा हूँ आपने याद रखना है, वरना आप जो है गलत कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो ये आपने याद रखना है कि कब 0 होगी ऑब्जेक्ट की, किस पॉइंट पे? जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी एमसीक्यू हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। उसके बाद है अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रू में आपसे कोई भी स्टेटमेंट वगैरह पूछ लेंगे, आपने ट्रू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो इस तरह का अगर एमसीक्यू आ गया और उसके अंदर ये लिखा हो वेट इज़ अ फोर्स एंड मास इज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी ट्रू होगी फॉल्स होगी। तो वीडियो में जो भी एमसीक्यू आते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं सारे, तो इसी तरह का एमसीक्यूज आएगा, उसके अंदर यही ऑप्शन होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है कि वेट इज़ अ फोर्स, मास इज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। उसके बाद अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अ डैश इज़ द बेसिक रीजन टू चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या बेसिक रीज़न है टू चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो वो है नेट फोर्स। अ वेक्टर ए इज एडेड टू वेक्टर बी, द रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी हैव ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड कब होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगेन ये मेरे ख्याल में रिपीट हो चुका है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है उसमें क्या लिखा है, विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो कौन सी पेयर है इनमें से? तो आपके पास मुख्तलिफ पेयर आ रही होंगी ऑप्शंस में, तो आपने उसमें कौन से पे क्लिक करना है जिसकी सेम मैग्नीट्यूड हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो। तो वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी याद रखना है और साथ में एवरेज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू है, इफ़ यू ट्रेवल 2.54 आवर्स विद एन एवरेज स्पीड और हमारे पास टाइम दिया हुआ है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी करके आपने इसका आंसर 120 निकाल देंगे। उसके बाद है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं टू अफेक्ट मूविंग कार द पैसेंजर विल बी, तो ये एक फैक्ट है, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पैसेंजर कहाँ पे जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, तो इस तरह का एमसीक्यूज आए, जब ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में इक्वल मास हो जिसका, तो उसमें ऑप्शन आपने क्या क्लिक कर देना है? नन ऑफ दिस। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा।
एसिलरेशन इन अ बॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस, एसिलरेशन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है बॉडी में, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में होती है। एज वी मूव अबव, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, द बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो होगा पॉजिटिव। और फोर्स क्या है हमारे पास, एक ड्राइव क्वांटिटी है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। उसके बाद न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास दोबारा, तो आप इसको देख लें, एंगुलर स्पीड और एंगुलर लीनियर स्पीड पूछी जा रही है आपसे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट छोटा सा MCQ है, 6 जूल ऑफ वर्क डन इन 3 सेकेंड, देन पावर इस, तो ये तो सिंपल न्यूमेरिकल टाइप MCQ है। तो इसमें पावर आपसे पूछा जा रहा है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क है 6 और टाइम 3 है, 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो पावर 2 आ जाएगा, और वॉट पावर का यूनिट है। तो उसके बाद है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। द डायमेंशन ऑफ जूल इज ml2 t-2। अब ये डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं, अब यूट्यूब पे जाएँ, ईजी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इनके वर्ड्स होते हैं, जैसे कि m है तो उसको किससे रिप्लेस करना है, t को किससे रिप्लेस करना है, s को किससे रिप्लेस करना है, तो 4-5 वर्ड्स हैं और वही बार बार यूज़ हो रहे हैं। आपने इसका यूनिट निकालने की, जूल का क्या यूनिट है, और यूनिट में जो वो आ रही है, जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया, तो m को किससे रिप्लेस करना है और s को किससे रिप्लेस करना है, तो आप इजीली किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप याद करेंगे तो आप पेपर में जाके आपने भूल ही जाना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जूल पूछे आपसे, एनर्जी भी पूछ ले तो फिर आपने उसी के मुताबिक उसका यूनिट अगर आपको याद होगा तो आप उससे ईजिली डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो डायमेंशन से रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च करके आप जो है मज़ीद डायमेंशन को डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द डायमेंशनल यूनिट ऑफ रेशो ऑफ वर्क एंड पावर आर, तो ये टी है, ये क्विज़ेस में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले MCQ है, इसके चांसेस है आने के। तो डायमेंशनल यूनिट ऑफ रेशो ऑफ वर्क एंड पावर क्या है, वो है हमारे पास टाइम टी। द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज इक्वल टू पाई। उसके बाद द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या शो करता है, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी। अगेन बता रहा हूँ कि ये स्लोप टाइप के जो MCQ है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये इस दफ़ा जो है आपके पास पेपर में आने वाले हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये अगेन बता चुका हूँ, तो क्या हो जाएगी, नन ऑफ दिस हो जाएगी। विच सॉर्ट ऑफ एनर्जी डज फ्लाइंग बर्ड पोसेस बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में बार बार आता रहता है ये MCQ, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है कि कौन सी सॉर्ट ऑफ एनर्जी फ्लाइंग बर्ड जो है उसमें पाई जाती है, तो वो होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट MCQ है हमारे पास अगला, द गोल ऑफ ऑल साइंटिफिक इंक्वायरी और साइंटिफिक मेथड इज, साइंटिफिक इंक्वायरी जो करते हैं और साइंटिफिक मेथड उनका जो गोल होता है वो क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट करें नेचुरल इवेंट को बेस्ड ऑन नॉन पैटर्न्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs हैं वो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप आ गया, अ बॉल इज ड्रॉप टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट कवर्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इक्वल टू, तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास इक्वल होगा 2g के इक्वल। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, अगेन इंपॉर्टेंट MCQs है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन आता है, कहाँ पे इंस्टेंटेनियस आता है, कहाँ पे क्या आता है, तो ये प्रॉपरली आपने इसको याद कर लेना है ताकि पेपर में आपने आगे पीछे ना कर दे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सारे इनके सेम ही होते हैं। अ कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशन मोशन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, लाइट ईयर है, अगर लाइट ईयर ऑप्शन में ना हो मीटर लिखा हो तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो मीटर नहीं होगा तो लाइट ईयर पे क्लिक कर देंगे, या फिर अगर आपसे पूछे कि लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ तो आपने डिस्टेंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज इंक्रीज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिपीट हुआ है बार बार। विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड, तो कौन सी पेयर होती है, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है। उसके बाद हमारे पास MCQ है, न्यूमेरिकल टाइप MCQ है, तो इसको आप देख सकते हैं कि लेंथ पूछी है रनवे की दी हुई है हमारे पास 2 किलोमीटर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और फाइनल टेक ऑफ वेलोसिटी भी दी हुई है। तो इन सबको फॉर्मूले में रख के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है MCQ है हमारे पास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू अ सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट ओनली, कब होगा हमारे पास, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स नेक्स्ट एक्सटर्नल इम्पल्स हमारे पास हो जाएगी 0। A sphere of moment on inertia rolls down an inclined plane without slipping. The ratio of the rotational kinetic energy to the transitional kinetic energy is nearly 2/5। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेना है, इसको ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास अगर आ गया तो आपने सिंपल सा 2/5 लिख के
इसको क्लिक कर देना है तो आपके जो है करेक्ट ऑप्शन है ये। इजीली आप इसको याद कर लेना, इसको डिटेल में नहीं जाना आपने कि इसको क्या सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट जो होगा वो होगा 2.5 सॉरी 2/5। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। तो अगर फोर्स हम अप्लाई करें सेंटर ऑफ मास पे तो हमारे पास जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन द मास ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी इज मच लार्जर। अगर मास कोलाइडिंग बॉडी का ज़्यादा है देन द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ़ द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी यानी डबल हो जाएगी। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इन, किस में होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर एसिलरेशन, तो एसिलरेशन से हम एसिलरेशन के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो आपके पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ जाएंगी, तो उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगले पेज में जो एमसीक्यूज़ हैं, तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो एमसीक्यू है, इफ़ ए बॉडी वूज मास इज मच लेस देन द बॉडी एट रेस्ट कोलाइड विद इट इलास्टिकली दैट इन बाउंसेस बैक विद सेम वेलोसिटी, तो उसी सेम वेलोसिटी के साथ वो बाउंस बैक कर देगी। न्यूटन सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिजिक्स की इसकी ब्रांच है, फिजिकल साइंसेज की है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एसिलरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने इसको याद रख लेना है। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड बाय गैलीलियो, तो ये गैलीलियो राइट ऑप्शन है। बहुत से हैंडआउट्स में गलत ऑप्शन क्लिक किया गया है, तो गैलीलियो हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, इसको आपने याद कर लेना है। इफ़ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज चेंजिंग, तो क्या हो जाएगी, सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा, लाजमी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बिकॉज, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इस वजह से। तो ये आपने यहाँ से सिंपल सा ये रीज़न याद रख लेना है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिप्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन। अगेन ये एरिया ग्राफ वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं एमसीक्यूज में, तो आपने इसको प्रॉपरली याद कर लेना है। क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्क के मुताबिक क्या है हमारे पास, व्हेन अ बॉय सिट इन वन प्लेस एंड स्टडीज फॉर द होल नाइट ही डज नो वर्क। अगर इक्वेशन ऑफ वर्क के मुताबिक देखिए, अगर कोई लड़का जो है वो एक ही जगह पर बैठ के सारी रात पढ़ाई करता है, तो उसने क्या किया, कोई काम नहीं किया। द वर्क डन बाई ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगेन ये रिपीट हो रहा है बार बार, इज पॉजिटिव एज वी मूव अबव द बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हम मूव अबव करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय विच लॉ, तो फोर्स की जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो किस लॉ ने दी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये मोस्ट रिपीटेड है पास्ट पेपर में भी और क्विजेस में भी बार बार आ रहा है। द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, मीडियम एंड टेम्परेचर। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी आपके पास अगर ऑप्शन में आ जाए, हो सकता है आपके पास नीचे ऑप्शन में आ जाए वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी और बाकी अलग ऑप्शन हो, तो आपने वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज ये चारों ऑप्शन जो है वो स्पीड ऑफ वेव जो है वो डिपेंड करती है इन पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है, अ डैश वेक्टर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो होता है यूनिट वेक्टर, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। इफ़ अ जिम्नेजियम सिटिंग ऑन अ स्टूल विद हिज आर्म स्ट्रेच लोअर हिज आर्म्स, तो उसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल मूव। तो इसको हमने इस तरह से याद करना है, ईस्ट वेस्ट है तो बचा क्या, नॉर्थ और साउथ, उसके साथ अपने वर्ड लगा देना है, नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम। तो स्केलर प्रोडक्ट किसी भी 2 वेक्टर का मैक्सिमम कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे, यानी सेम डायरेक्शन में और किसी खास डिस्टेंस पे होंगे, एक ही दिशा में जा रहे होंगे और ख़ास डिस्टेंस में होंगे एक दूसरे से, यानी टच वच नहीं होंगे, अलग अलग होंगे दोनों आपस में। अब बुलेट शूट, अगेन ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 49 मीटर पर सेकेंड। द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज़, तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से अपने डी सी जो भी ऑप्शन है उसमें 1, 2 एंड 3 लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका स्मॉलेस्ट होता है,
अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इफ़ ऑल हैव इक्वल मासेस एंड रेडाई इज स्पेयर। तो रेडाई क्या है हमारे पास स्पेयर है। इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द कॉन्क्रीट रोड देन ऑन आइस बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो उसमें आपने जो करेक्ट ऑप्शन लगाना है वो है कि रोड पे क्यों मुश्किल होती है और रोड पे आसानी होती है, आइस पे चलना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि द फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड द फीट इज़ लेस देन द बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड फीट। फ्रिक्शन कम और ज़्यादा होने की वजह से जो है ये इशू होता है। उसके बाद क्या है, ग्लास ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, क्विकली द शीट ऑफ पेपर फ्रॉम अंडर द ग्लास ऑफ वाटर विदाउट द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ड्यू टू इनर्शिया। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर गिलास को हमने उसके बीच के अंदर शीट लगा दिया तो उसके अंदर पानी नहीं गिरा, तो ये क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से हो रहा है। उसके बाद एज वी मूव अबाउ, ये अगेन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल में, हाँ रिपीट हो रहा है। एज वी मूव अबाउ द बॉडी अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हम अबाउ करते हैं एज वी मूव अबाउ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज होगी। द फ्रिक्वेंसी विच इज़ नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन एयर, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यू है। तो क्या हो जाएगी, वो 50,000 हो जाएगी। हमारे पास जो ऑडिबल नहीं है ह्यूमन एयर के लिए वो है 50,000। स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड इन यूनिट, तो स्ट्रेस को हम किस में मेजर कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स आपने ख़ास तौर पे याद रखने। उसके बाद अगेन ये एक एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, तो इसको हमने छोड़ देना है और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू वो है एक्सीलरेशन इन अ बॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस, किस डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन में, अगेन रिपीटेड है। द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, ml/t-1 डायमेंशन के लिए यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे तो यूनिट्स आपने याद करना है सिंपल से, और उसके मुताबिक आपने इनको ये जो ml2 किस पे 2 आएगा किस पे 1 आएगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगर रट्टा लगाना है तो आपने यहाँ से लगा देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम आ जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन कुछ भी आ जाएगा। अगर आपको यूनिट पता होगा तो तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, और डायमेंशन के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा 0.75। अगर आप इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं सारे, आंसर आएगा हमारे पास 0.75। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल ब्रेक्स। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो है, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास वो अगेन एक न्यूमेरिकल से, तो उसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 2 मीटर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोशन डिफाइंस बाय द पेयर ऑफ वेरिएबल्स। तो किससे मोशन डिफाइन हो रहा है, बाय पेयर ऑफ वेरिएबल से। चेंज ऑफ पोजीशन एंड पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन एरोप्लेन इज डबल्ड, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा या फिर इंक्रीज होगा यूनिफॉर्मली। तो ये दोनों ऑप्शन है, आपने इसको याद रख लेना है, कोई भी आ जाए आपने उस पर क्लिक कर देना है। एज वी मूव अबव, तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव और इंक्रीज दोनों सेम चीज़ें, ये पिछले भी 2 दफ़ा ये एमसीक्यू आ चुका है। द लोवेस्ट टोन प्रोड्यूस बाय सर्टेन ऑर्गन कम्स फ्रॉम अ 3 मीटर, अगेन ये न्यूमेरिकल है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, और इसका आंसर जो है हमारे पास 57 हर्ट्ज। आंसर सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। टू रेज द पिच ऑफ अ सर्टेन पियानो स्ट्रिंग द पियानो ट्यूनर डैश द स्ट्रिंग, तो टाइटन द स्ट्रिंग होगा। काफ़ी जगह पे ये हैंडआउट्स वगैरह में, सॉरी हैंडआउट्स में तो पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो जितने भी फाइल्स वगैरह हैं उनमें जो आंसर है वो गलत लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है टाइटन्स द स्ट्रिंग। उसके बाद अगेन ये एमसीक्यू टाइप है, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, इसका आंसर आएगा 0.55 mm। उसके बाद अगेन ये एमसीक्यू आ रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इन, तो किस में होता है, इक्विलिब्रियम एट द सेंटर ऑफ इट पार्ट्स बिकॉज द एक्सेलरेशन इज जीरो देयर। क्यों होता है, क्योंकि जीरो होती है एक्सेलरेशन वहाँ पे। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, उसके आंसर जो हमारे पास आएगा वो 190 न्यूटन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मैक्स 20 वाइब्रेशन इन 10 सेकेंड, इट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज, तो आपने इस फ्रिक्वेंसी का आंसर निकाल देना है। अगर आपके पास ऑप्शन रेडियन पर सेकंड में आ रहा होगा तो आपने 12.6 पे क्लिक कर देना है। अगर हर्ट्स में ऑप्शन में आपके पास आंसर आ रहे होंगे तो आपने 2 हर्ट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट वैनिशेस ओनली, कब वैनिश होगा यानी ख़त्म कब होगा, इफ़ ईच टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट सेम पॉइंट पे, जब कैलकुलेट होगा तो तब हमारे पास ये
ख़त्म होगा, जो नेट टॉर्क है जो एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो MCQ स्टार्ट हो रहा है वो है न्यूमेरिकल से, और जो इसका आंसर है, हमने एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है जिसका आंसर है 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है जो कि एक न्यूमेरिकल बेस है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सोल्व कर लेना है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रख लेना है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या होगा, उसकी एक्सीलरेशन होगी एन एक्सीलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। उसके बाद अगेन एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 8 सेकेंड। नेक्स्ट MCQ है, नेट टॉर्क अप्लाइड टू अ रिजिड बॉडी ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है, एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, मर्करी इज़ अ कन्वीनियंट लिक्विड टू यूज़ इन अ बैरोमीटर बिकॉज, क्यों यूज़ होता है बैरोमीटर में ये लिक्विड, क्योंकि इसकी जो है डेंसिटी वो हाई होती है, इट हैज़ अ हाई डेंसिटी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वोल्ट पर मीटर। यूनिट कोई भी पूछ सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फिलहाल बार बार रिपीट होता रहता है। तो यूनिट फार्मूलाज जो भी सारी चीज़ें वो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो मोस्ट रिपीट MCQs होता रहता है वो बार बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पूछते हैं, जिसका जो यूनिट है वो हमारे पास है वोल्ट पर मीटर। अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ दैट इज़ पैराबोलिक। तो कौन सा पाथ वो फॉलो करता है, अगर हम स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पैराबोलिक पाथ जो है उसको फॉलो करता है। नैनो सेकेंड कितना होता है, एक्सपोनेंट -9। तो इसी तरह से बाकी जितने भी है आपने उनको भी याद रख लेना है कि कौन से जो है उसको किस तरह से हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नैनो सेकेंड पूछा हुआ है तो आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। माइक्रो जो भी है आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें। द SI बेस यूनिट ऑफ मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है। अ ग्राम इस, और 1 ग्राम कितना होता है हमारे पास 1000 होता है, यानी एक्सपोनेंट -3 kg। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास MCQs में। और इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिया हुआ है, आपने बताना है कि इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर आप वैल्यू नंबर के अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कोई 5-6 रूल्स होते हैं, अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाते हैं तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो और राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है 150, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 150, यानी 3 डिजिट्स हैं, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद है डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज़ 4 है। तो इसको आपने ऐसे ही याद रख लेना है, इसको सॉल्व करने की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ऊपर भी एक MCQ आया हुआ था जिसमें मैंने 2G पे क्लिक किया हुआ था, तो आपने उसको जैसे उसको एजिली आपने ऐसी तरह से याद रखना है, तो इसको भी आपने ऐसे ही याद रख लेना है कि डिस्टेंस कवर्ड होगा वन वाइब्रेशन में, ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ए क्या होगा, 4A होगा। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक डैम्पिंग। उसके बाद यंग मॉड्यूलस का एक MCQ है, यंग मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट दैट रिलेट्स द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ। ये इसका फॉर्मूला ही था सारा, अगर आपको वो याद होगा तो आप इसको इजीली जो है बगैर रट्टे के भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू, किस एंगल पे होंगे, 76 डिग्री। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, क्या होगा अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, इज एक्सिलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर हम क्या कहेंगे इसका, हैज़ एन एक्सिलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। पीछे भी ये MCQs रिपीट हो चुका है और उसमें किस तरह से पूछा गया था कि हैज़ एन एक्सिलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन था, उसमें हमने क्लिक कर दिया था। अगर MCQs में थोड़ा आगे पीछे कर दें और ऑप्शन में आपको दे दे एक्सिलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आपको दोनों याद होने चाहिए, वो इसी तरह से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा MCQ में, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, वर्क हैज़ डायमेंशन लाइक। तो वर्क की डायमेंशन किस तरह से किस तरह की मतलब होती है, टॉर्क एंड एनर्जी की तरह होती है। यंग मॉड्यूलस कैन बी करेक्टली गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम कहेंगे NM -2। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये +2 ऊपर आके -2 हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, आपने इसको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं हो जाना इससे। अ पर्टिकल हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग whose other string is attached to a fixed point C moves in a circle on a horizontal frictionless surface. If the string is cut, the angular momentum of the particle about the point C क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, does not change. Kinetic energy can be defined as a total product of
काइनेटिक एनर्जी किसका डॉट प्रोडक्ट है, एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी का। ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट के जितने भी है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज विल बी सम ऑफ फोर्सेज एंड इट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0 व्हेन यू स्टेप ऑन द एक्सीलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार। अगर एक्सीलरेटर पे पाँव रखेंगे और इसकी कार की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, द फोर्स दैट एक्सीलरेट द कार, वो फोर्स जो कि कार को एक्सीलरेट कर रही है वो क्या हो, इस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड ऑन द टायर। तो वो किस वजह से हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड ऑफ द रोड ऑन द टायर्स। तो रोड की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड है वो टायर पे पड़ने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपके पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ जाएंगी 1 2 3 जो भी होंगी, तो उनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, द वेट ऑफ अ मैन, द वेट ऑफ अ मैन ऑन द मून इज़ स्मॉलर देन ऑन द अर्थ। तो मैन की जो वेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मून में जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे जो है वो कम है, तो हमारी जो वेट है वहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बाकी जो स्टेटमेंट दिए है, मास ऑफ मैन इज सेम ऑन बोथ, मून और अर्थ पे सेम नहीं होती, अर्थ पे ज़्यादा होगी, मून पे कम होती है। वी कैन नॉट डिटरमाइन अवर मास, कर सकते हैं क्योंकि मास पे हमने यहाँ पे मून पे बताया हुआ है कि द वेट ऑफ अ मून इज़ स्मॉलर देन द ऑन द अर्थ। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी दो जो है वो इनकरेक्ट है, तो नंबर 1 पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 10 सेकंड इस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास 0.5 सेकंड। ये सिंपल सा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, सेम होता है दोनों, हल्का फुल्का चेंज है, आप उसको करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हमारे पास 0.5 सेकंड आ जाएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, कब को इंसाइड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के साथ, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए, इज यूनिफॉर्म ओवर द बॉडी। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो है वो है, व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज आर सच दैट दे कैन एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर एंड नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम, तो क्या कहलाएंगे, दे आर सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर स्टार अर्थ से दूर भाग रहा है तो इसका क्या मतलब है, शोज करता है वो रेड शिफ्ट, और अकर क्यों होता है, डॉपलर इफेक्ट की वजह से। तो ये एक ही MCQ है, आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकती है कि अगर पूरा MCQ आ गया बीच में रेड शिफ्ट नहीं लिखा होगा तो आपसे पूछेंगे कौन सी शिफ्ट होती है, तो वो रेड शिफ्ट होती है। अगर रेड शिफ्ट लिखी हुई है तो इफेक्ट कौन सा हुआ है, तो वो डॉपलर इफेक्ट है। तो एक ही MCQ के अंदर ये दोनों चीज़ें आपसे आगे पीछे करके पूछ सकते हैं, तो आपने ये दोनों याद रखनी है। द वाइब्रेशन और द प्रेशर वेरिएशन इनसाइड द इनर ईयर आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द कोकली, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये अपने पेपर में लिख देना है। एज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन अ यूनिफॉर्म मीडियम इंक्रीजेज, इट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फिर रिड्यूस हो जाएगी, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर डिक्रीज आ जाए उस पर क्लिक कर दें, रिड्यूस आ जाए उस पर क्लिक कर दें। इन द फॉर्मूला F इजिकल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, द क्वांटिटी G इज, G क्या है हमारे पास, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर है, और स्मॉल g अगर कहीं जगह पे आ जाए तो वो क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बैक एंड फोर्थ इन लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड डायरेक्शन, इस टाइप की वेव को हम किससे जानते हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये वेव की एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें बैक एंड फोर्थ और लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव की काफ़ी सारी करेक्टर्स लिखी होंगी, जिनमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है कि वो दे ट्रांसपोर्ट ओनली एनर्जी, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है मैकेनिकल वेव के लिए। A plane produces a sonic boom only when it flies past. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, वी विल अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू सिचुएशन इन विच, हम कब अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन में, जब हमारे पास ऑल फोर्सेस जो होंगी वो होगी कोप्लेनर या फिर बैलेंस। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आपने दोनों याद रखनी है, कोई भी आ जाए आपने उस पर क्लिक कर देना है आंसर में। द स्पीड ऑफ अ वेव इज डिटरमाइंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन का अगेन हमारे पास जो एक MCQ आ चुका है यहाँ पर, पहले हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर था, अब साइंटिफिक नोटेशन भी आ गया। तो साइंटिफिक नोटेशन भी आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है इससे डिटेल में कि उसको किस तरह से हमने पॉइंट को कब किस तरफ से लेके जाना है, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा हमारे पास एक्सपोनेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 3.7 एक्सपोनेंट -4। If the acceleration of a body is not uniform, then the velocity time graph is a curved line. अगेन ये टाइम ग्राफ वाले बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए लाइन होगी हमारे पास कर्व्ड लाइन। द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ रिजिड बॉडी इज गिवन बाय, तो L किसके इक्वल होता है, LW, ये W एंगुलर वेलोसिटी है। द टॉर्क अबाउट एनी 2 पॉइंट हैज द सेम वैल्यू व्हेन द बॉडी इज इन
कौन सी कंडीशन में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगेन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक न्यूमेरिकल है जिसको आप देख सकते हैं, अगर आपने सॉल्व करना हो, फॉर्मूला आ रहा है आपको, इसको प्रॉपरली आपने देख लेना है। आंसर हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा 0.30 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है, आधा न्यूमेरिकल पिछले पेज में था और आधा इस पेज में। आंसर जो इसका आएगा वो होगा 0.30 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज। अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज नहीं करता फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, तो बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्विजेस में भी बार बार रिपीट हुआ ये। वर्क में भी डन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आपने याद रख लेना। ये हैंडआउट्स जो है उसमें लिखा हुआ है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ साउंड वेव अगैन ये न्यूमेरिकल है और इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.5 मीटर। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया प्रोजेक्टाइल का। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स न्यू पोजीशन इफ इट डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन, कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम की, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, अपनी जगह पे होगा अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्ले भी करते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम से रिलेटेड अगेन एक एमसीक्यू है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ इट डिस्प्ले स्लाइटली, तो कौन सी उसमें होगा, फर्दर अवे। ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे यानी उसको हल्का सा अगर हम छेड़ेंगे तो वो मज़ीद आगे अपनी जगह चेंज कर लेगा, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एक टाइप है, उसमें होती है हमारे पास। जब हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा चेंज करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, तो हमारे पास जो है आपके पास एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, काफ़ी सारी क्वांटिटीज आपको दी होंगी, तो उनमें से आपने करेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितनी भी थी मैंने सारी यहाँ पर लिख दी कि ये डायमेंशनलेस होती है। आपके पास कोई भी आ जाए इनमें से आपने उस पर क्लिक कर देना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीनों जो है हमारे पास क्वांटिटीज़ ये डायमेंशनलेस है। अगर इन तीनों में से कोई भी आपके एमसीक्यू में आ जाए और पूछे कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो ये तीनों आपके पास डायमेंशनलेस है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो साउंड वेव से रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट ट्रू है वो है अ साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव हमारे पास है मैकेनिकल वेव है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, बल्क मॉड्यूलस इज इन्वॉल्व व्हेन द डिफॉर्मेशन इज 3 डायमेंशनल। बल्क मॉड्यूलस कब इन्वॉल्व होता है, जब डिफॉर्मेशन होती है, जब डिफॉर्मेशन हो 3 डायमेंशनल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाती है, मोमेंट आर्म कहलाती है। Young modulus can be used to calculate the strain of a stress that is well below the yield strength. Well below the yield strength, ये well below जो है ये भी MCQs वगैरह में आ सकता है कि well below above जो भी है, तो आपने याद रखना है कि well below the yield strength, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, बार बार रिपीट होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो है न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, जैसे फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास कहलाती है लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसी तरह सेकंड लॉ भी न्यूटन की क्या कहलाती है, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन। क्यों कहलाती है, फिजिकल टू एम ए की वजह से। व्हाट आर द सब्सटेंस कॉल्ड विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो पेज है उसमें जो एमसीक्यू आ रहा है हमारे पास, ये शायद सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट पेज होगा। व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज आर सच दैट दे कैन एक्सर्ट फोर्स अपॉन वन अनदर एंड नो एक्सटर्नल एनर्जी exert a force on them, they are said to be in isolated system। अगेन ये रिपीट हो चुका है। A stone is thrown up from the surface of earth then it reaches a maximum height, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी वहाँ पे, 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 20 dB आएगा, करेक्ट ऑप्शन है सारे। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, सपोज नो रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विज अकर, तो वी कैन नॉट स्विम। अगर जो नो रिएक्शन फोर्स अगर होगी, अगर हम स्विम करते हैं तो हमने आगे की तरफ मूवमेंट की, अगर दूसरी जो फोर्स हमारे पास जो है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से हम चल भी नहीं सकते और जंप भी नहीं कर सकते। ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी हैज़ द इन तीनों का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो नो रिएक्शन फॉर एग्जिट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो इन तीनों केसेस में जो है वो नो रिएक्शन एग्जिट होगा फोर्स।
अच्छा, ये बोल रहे हैं अगर इन तीनों में रिएक्शन में अगर फोर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन अकर होगी, तो इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन अकर नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एमसीक्यू है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज़ द ड्राइव यूनिट ऑफ, तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। अब इसी न्यूटन मीटर को अगर वो नेगेटिव में लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो इसकी साइन जो है, बल्कि इसको नहीं लेके जाना, हमने पॉजिटिव में लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, तो इसका ये करेक्ट हमारे पास यूनिट है, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ साउंड वैक्यूम में क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट, ये न्यूमेरिकल है और ये इस दफ़ा जो है क्विज़ेस में बार बार रिपीट होने वाला है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 1417 हर्ट्ज़ और दूसरा जो इसका आंसर होगा 1294। तो ये दोनों एक ही हमारे पास एमसीक्यू के आंसर में आएंगे आपके पास, तो दोनों को आपने एज अ पेयर आपने क्लिक कर देना। इसकी वैल्यू आप ज़मानी रट सकते हैं क्योंकि इसको सोल्व मुश्किल है कोई कर ले, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो इसको आप पास जो आंसर आएगा वो होगा 1417 हर्ट्ज़ और दूसरे का आएगा 1294 हर्ट्ज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, इसका आंसर सॉल्व करने के बाद 3 सेकेंड आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पार्टिकल हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग whose other end is attached to a fixed point C moves in a circle on a horizontal frictionless surface. If the string is cut, the angular momentum about C will be does not change, तो चेंज नहीं होगी। रेडियन इज अबाउ, ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 57 डिग्री के इक्वल होता है रेडियन। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, नेगेटिव होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन नेगेटिव होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पेज है हमारे पास फाइनली, जिसमें हमारे पास 3 एमसीक्यू रहते हैं। ईच एग्जिट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून कीपिंग इन इट्स ऑर्बिट, द रिएक्शन टू दिस फोर्स इन द सेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय द मून। ये सारे हमारे पास इस दफ़ा क्विज़ में ये तीनों जो है वो मोस्ट रिपीट होने वाले हैं, तो इनको भी आपने याद रख लेना है। अ रॉकेट शिप इज कोस्टिंग टुवर्ड अ प्लेनेट, इट्स कैप्टन विशेज टू नो द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, दिस में बी इज रेफर्ड बाय ऑब्जर्विंग द शिप्स एसिलरेशन। कैसे पता चलेगा, ऑब्जर्विंग द शिप्स एसिलरेशन, एसिलरेशन शिप की अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ऑब्जर्विंग द शिप एसिलरेशन एंड करेक्टिंग फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल देन एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास फिजिक्स 101 मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 2023 के लिए। अगर आप इनको करते हैं तो आपको किसी और फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें जो है सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अगर आप इसको करते हैं आप बेफिक्र होकर जाएँ, आपके जो पेपर है वो सारा अच्छे से होगा, एमसीक्यूज जो है वो आप इजीली कवर कर लेंगे सारे। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप जो है इजीली कोई भी एमसीक्यू अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको फ़ाइल वगैरह चाहिए तो आपने इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। फ़ाइल की प्राइस सिर्फ 250 है, करेक्ट आंसर है, सारी ही इस पर प्रॉपर मेहनत की हुई है और सारी चीज़ें जो है कलेक्ट की हुई है। लेकिन अगर आपने नहीं लेनी तो आप इजीली वीडियो को भी देख के इसको देख सकते हैं, फ्री है, वीडियो में आप देख सकते हैं इसको ईजिली। अगर फ़ाइल आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप फ़ाइल जो है वो ले सकते हैं, 250 उसकी चार्जेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।